नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता मिश्रा और मैं मनोज माइंडकर। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष रूप से बोध होता है आज देश के हर क्षेत्र में दृश्यमान महिलाओं के अनन्य योगदान का। आप सिर्फ सेक्टर का नाम लीजिए, वो भी कठिन से कठिन, शीर्षस्थ स्थान पर किसी न किसी महिला का नाम अवश्य अंकित मिलता है। और क्षेत्र भी इतने और ऐसे ऐसे कि गिनते गिनते थक जाएंगे। कृषि, विज्ञान, खेल जगत, कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, कॉर्पोरेट जगत तो उदाहरण मात्र है जो लोकप्रिय मीडिया के जरिए महिलाओं के विशिष्ट योगदान को रेखांकित करते हैं। देखा जाए तो पुरस्कार समारोहों में उल्लिखित क्षेत्रों के बाहर भी उनका कहीं अधिक योगदान है। अब तक जिन सेक्टर्स को सामान्य शब्दों में पुरुष प्रधान श्रेणी कहा जाता था, वहां भी आज की महिला बिना हिचकिचाहट आगे बढ़ रही है। बस ट्रक चलाना, कार और बाइक स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, सेना और अग्निशमन सेवा में कार्य करना, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की भूमिका निभाना, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में एक दो दशक पहले सोचना भी कठिन था। वंदनीय वो लाखों करोड़ों महिलाएं भी हैं जो अपने अथक प्रयासों से घर परिवार चलाती हैं, बल्कि हम कहेंगे देश चलाती हैं। इन हाउसवाइफ्स का राष्ट्र निर्माण में जो परोक्ष अपरोक्ष योगदान है, उसका आकलन करना आसमान में तारों की संख्या सुनिश्चित करने के बराबर है। शिव 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 शंकर आदिदेव, शंकर आदिदेव, शंभु भोलानाथ, शंभु भोलानाथ। बहुत कम ऐसा होता है कि महाशिवरात्रि का पर्व और महिला दिवस एक ही दिन आते हों, लेकिन ये वर्ष उस मायने में खास है। शिव की महिमा तो अपरंपार है, किंतु आज उनके एक विशेष स्वरूप का बोध होता है, अर्धनारीश्वर, यानी शिव और पार्वती माता का एक समरस संगम। ये चित्रण हमें याद दिलाता है कि पुरुष और महिला दोनों का समरस संगम आवश्यक है समाज में समानता और संवाद के लिए। आज के समय में अर्धनारीश्वर की भावना हमें याद दिलाती है कि पुरुष और महिला प्राकृतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच ऐक्य और संगठन का जीवन के हर क्षेत्र में बहुत महत्व है। हर व्यक्ति में पुरुष और महिला दोनों के गुण होते हैं और उन्हें समानता और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। ये सोच हमारे समाज की वास्तविक प्रगति की आधारभूत जरूरत है। विकसित देश बनने की राह में जितना जल्दी हमारा समाज इस भावना को आत्मसात करेगा, राह उतनी ही आसान बनेगी। और इसी राह में चलते रहिए, सुनते रहिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। धा धा धिन ता तिट धा धिन ता तिट कत गद गिन
तिट 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 तगने नगने छत्रपति जगतपति देवपति महादेव तिट 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 तगने नगने घिन्नडान दिग्गदान मुंडमाल चंद्रभाल शोभित दायगृदुम 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 धा डिमिक डिमिक डमरू बजत विघ्न हर दुख दूर कर तिट 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 तनन नना मुनि जन सब करत ध्यान हर 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 महादेव मुनि जन सब करत ध्यान हर 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 महादेव मुनि जन सब करत ध्यान हर 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 महादेव धा। ये सशक्त सुमधुर स्वर हैं बनारस घराने की सुविख्यात कथक नृत्यांगना द्वय नलिनी कमलिनी का। प्रस्तुत है पत्रिका से उनकी बातचीत के कुछ संपादित अंश। थेदा थे ता तिकदा तिक तिक तिकदा तिक तिक थेदा थे ता 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 थेदा थे ता तिकदा तिक तिक तिकदा तिक तिक थेदा थे ता 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 थेदा थे ता तिकदा तिक तिक तिकदा तिक तिक थेदा थे ता थे ई ता थी ता। क्या बात है। हमारे गुरु जी का सानिध्य, गुरु जितेंद्र महाराज जी का जब सानिध्य हुआ तो उन्होंने हमारी इस एक रूपता को नृत्य में और भी प्रगतिशील करा, ढाला, और वो ऐसा हो गया कि वो संवाद बन गया कि द्वय नलिनी कमलिनी एक दूसरे के बिना अधूरी। एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए जो कला सुधी तो हैं पर विशेषज्ञ ना हो, अगर अंग संचालन और मनोगत भावों के आधार पर अगर हम कहें तो बनारस घराने, जिस घराने से आप ताल्लुक रखती हैं, उसकी खासियत अगर आपको बतानी हो तो आप क्या बताएंगी हमारे सुनने वालों को? देखिए, जो नृत्य है, कोई भी नृत्य हो जी, पर विशेषकर कथक नृत्य जो है उसका जो साज है, जो हम उसका इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, वो घुंघरू है। क्योंकि हम और सब नृत्य में और सब चीजें पहले साधते हैं, लेकिन हमारे में ताल के साथ, पाँव के ताल के साथ हम लोग घुंघरू के स्वरों को साधते हैं। ये बनारस घराने की विशेषता है। क्योंकि मैं बहुत से नृत्य देखती हूँ और बहुत से कलाकारों को कथक शैली में भी सुनती हूँ। कैसे दिग दिग निकालना है, कैसे तिगधा निकालना है, कैसे गढ़ान निकालना है, कैसे त्राम निकालना है, ये पाँव की तकट तकट, इस सब चीज़ का, पाँव का चलन, पाँव का उठाव, उसका सुर कैसे हो। जैसे नवरस अभिव्यक्ति आप बोलते हैं, साहित्य में भी है और अभिव्यक्ति में, भाव में भी है, लेकिन घुंघरू से भी नवरस की। इसलिए मेरे गुरुजी अक्सर क्या सदैव ही कहते थे, नृत्य सुनिए। मैं भी कभी शिष्याओं से कहती सुनाओ तो वो मुंह से सुनाने लगते हैं। मेरे क्या सुनाने का मन कि आप घुंघरू से सुनाओ जो मैं कह रही हूँ। तिगदा दिग 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 थो दिग दिग थे, तिगदा दिग थो दिग दिग थे। अगर आप शब्द को सिर्फ चक्कर में कह के अभिव्यक्त करेंगे तो वो शब्द का असर ही क्या है। अगर का, खा, गा, गा, डा सब एक ही सा हो गया, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल सब एक सी हो गई, तो फिर उसके असर करने का कहाँ रहेगा। She mean to say the modulation of your घुंघरूस। जी, जैसे तिगदा दिग 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 थो दिग दिग थे, तिगदा थो दिग तो थे, कहाँ तो जब ऊपर जा रहे हैं, पंजा है, कहाँ एड़ी है, उसकी जो एक कटाव जिसे कहते मतलब हैं, वो कान ही आपको बताएंगे। मतलब पाँव आपकी जुबान हो जाए। क्या बात जब वो बोले तो अगर शब्द नहीं भी बोल रहे हैं तो वो पाँव बोले, हमारे पाँव बोलते हैं। कमलिनी जी, अब ये सवाल मेरा आपसे है, नृत्य और खास तौर पर कथक नृत्य जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, संगीत तो एक तरह से नाभिनाल का संबंध है, लेकिन साहित्य वो किस तरह से प्रवेश करता है इस नृत्य में और किस तरह की भूमिका निभाता है, ये आप ये जो अभी सुना रही थी कविता कमलनी जी, ये नृत्य का ही साहित्य है। नृत्य का साहित्य तो यही पूछना चाह रहे थे कि किस तरह की भूमिका, क्योंकि आप जैसे आप कह रही थी तबले के बोलों पर भी, पखावज के बोलों पर भी नृत्य हो सकता है, लेकिन जब आप शब्द चुनते हैं, किस तरह के साहित्य का, किस तरह के कवित्व का, बोलों का स्केल जो होता है ना, जिस ताल में हम लयबद्ध कर रहे हैं, उसको नृत्यबद्ध कर रहे हैं, वो उसमें कितना रस बस के आता है। और फिर नृत्य के साहित्य में जैसे ठुमरी है, मेरे गुरुजी की लिखी हुई है, एरी सखी का से कहूँ मन की बतियां, जी, भेज दियो संदेश में ऊदो की उपजा संग प्रीत, ये विरहणी नायिका है। तो उसमें एक कवित बहुत अच्छा है, करके कंगन करके। कमलनी जी आपसे तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जब लक्षण होते हैं ना, एक होता है करके कंगन, मतलब तोड़ दिए, तोड़े नहीं है, वो करक गए, अपने आप चटक गए हैं, तो उसने लक्षण बताया कुछ अनहोनी होने वाली है, उसमें कितना अच्छा। और का से शुरू हो रहा है, का पे खत्म हो रहा है। ये नृत्य का साहित्य है, ये साहित्य से ले हुआ और नृत्य नहीं है। जो नलिनी जी ने भी बताया उसका तो लयबद्ध होता है, जैसे करके कंगन करक गए, कित घटत नट नागर, किधर गिरधर किधर गए, मुकुट धर दिन रैन रटत राधा नट नगर को, धा 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 नगर को, धा। नलिनी जी, कमलनी जी, आपकी यात्रा इतनी लंबी रही है, समेटना तो मुश्किल है, लेकिन इस लंबी यात्रा में आपके
कौन से ऐसे अनुभव हैं जो अविस्मरणीय हैं? बिल्कुल। हम जहाँ पे भी नृत्य करने जाते हैं, मैं एक तो गुरु की कृपा और ईश्वर का जो प्रेरणा है उसको नहीं भूलती, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा नहीं होती तो गुरु की कृपा नहीं होती। दूसरा जो भी है वो इस राष्ट्र का है। अगर कोई कहता है वाओ, तो इससे वाओ टू द इंडियन कल्चर। तो 12 ज्योतिर्लिंग करने के बाद हमने 2003 में कैलाश मानसरोवर में नृत्य। नवोदिता जी, मैं क्या बताऊं, ये तो सबका ही स्वप्न होता है कि जो उसके आराध्य देव हैं उसके समक्ष हम अपने घुंघरुओं की थोड़ी सी आराधना समर्पित कर सकें। और वो ऐसा सौभाग्य था, जिसे कहते हैं विलक्षण क्षण था, जब हम वहां जा सके। और कमाल की बात यह है, बड़ा ये भी गुरु कृपा है कि इतने सारे महामंडलेश्वर के बीच में जी। हम लोगों ने वहां नृत्य किया। और आपने क्या रचना चुनी थी उस दिन? शिवकृत वंदना थी। और एक ये वाला जो शिव स्तुति इन्होंने सुनाई थी वो किया, वो भी हमने किया था। और हम लोगों के साथ उस टाइम पे वो शिवमणि भी थे, He was accompanying us, you know। अपने गुरु शरणानंद जी महाराज, ओझा भाई, सब लोग। और सबसे बड़ी बात है, जो हमने नृत्य किया था ना नवोदिता जी, वो अष्टपद पे किया था, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। और वहाँ इसलिए मुश्किल था, पत्थर थे, ढलान थी, सब थे, लेकिन उसके ऊपर कुछ उन्होंने तिरपाल वगैरह बिछा दिया था। और हम लोगों ने वहाँ नृत्य किया। उसके बाद लगा ओ कुछ अद्वितीय ही हो गया। इट वाज सो ब्यूटीफुल। सुनने में ही लग रहा है, कल्पनीय तो है ही। वहाँ पे तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट अवार्ड गिवन बाय द गॉड टू अस, यू नो। पद्मश्री और हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्यांगना द्वय नलिनी कमलिनी को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। महिला दिवस के ही उपलक्ष्य में आइए मिलते हैं शिक्षाविद और CSR क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर सुशी सिंह से। आपकी जीवन यात्रा में से प्रस्तुत है एक बोधप्रद लघु अध्याय। मैं एक बहुत अच्छे बड़े परिवार से आती हूँ और मेरे पिताजी एक बहुत बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, बट जिस स्टेट में थे वहाँ का माहौल और मेरे घर का माहौल दोनों कुछ ऐसा नहीं था जिसमें कि लड़कियों को खास कर बहुत पढ़ने की सुविधा दी जाए। और वो एक तरह से एक टैबू था कि मैं एक राजसी घराने से संबंध रखती हूँ, तो हमें खासकर लड़कियों को मंच पर किसी भी तरीके का आपको कार्य नहीं करना है, आना नहीं है, और पढ़ाई भी उतनी ही करनी है जितने कि अच्छे घरों में शादियां हो जाएं। नाम भी बदल गया, आप देख रहे हैं, सुशी एक जापानीज़ नाम है। खैर ये छोटी बात है, बड़ी बात यह है कि मैं पढ़ने में अच्छी निकली, हर जगह स्कूलों में प्रथम आती रही, पर किसी ने कोई नोटिस ही नहीं किया कि ये बच्चा क्लास में प्रथम आ रहा है तो इसको आगे बढ़ने का मौका। सच बताऊं तो एक हिंदी के साथ साथ मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स का बहुत बहुत ज़्यादा रुझान था, और इसलिए मैंने सोचा, अपने मन में सोच लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन एक तो विधि का विधान और दूसरा हमारा समाज, तो ये ऐसा हुआ कि मैंने पहले अटेम्प्ट में मेडिकल पास किया, पर मेडिकल पास करने की खुशी में जश्न होने के बदले हमारे घर में मातम हुआ कि लड़की को अगर ये चली जाती है तो अगर कहीं ऐसी कोई ऊंच नीच वाली बात हो गई, लड़कों के बीच में रहेगी तो कैसे चलेगा। तो मेरी माता जी ने अनशन किया, 3 दिन के आमरण अनशन के बाद मेरे पिताजी ने भी, अब ऐसा है तुम आगे जो करना है कर लेना, मैं पूरी मदद करूंगा, अभी तो ये छोड़ दो। तो वो जिद छोड़ दी। तो उन्होंने फटाफट जहाँ से शादी के ऑफर आ रहे थे वहाँ बात आगे बढ़ा दी। मैंने काफ़ी शोर मचाया, काफ़ी कोशिश की अपनी आवाज़ को उठाने की, किसी ने नहीं सुना कि नहीं शादी तो करनी पड़ेगी। पर एक जुनून होता है खुद को साबित करने का। तो शादी के बाद ज़्यादातर मैंने देखा आसपास में जो भी लोग रह रहे थे सभी बाहर में छतरी लगाए धूप में लॉन में बैठ के चाय पी रहे होते थे, और मैं भाग रही होती थी अपनी पढ़ाई के लेके, अपने बच्चों को लेके। बच्चे भी जल्दी जल्दी हुए, पर मुझे था कि इनको भी कुछ बनाना है, और जो कुछ मुझे नहीं प्राप्त हुआ वो उनको जरूर देना है। मुझे डांस का, म्यूज़िक का बहुत शौक था, लेकिन कभी मंच पे जाने का मौका नहीं दिया गया। बच्चों के साथ साथ खुद भी पढ़ती गई, और मेरे पति का ये कहना था कि तुम पढ़ सकती हो, मैं ब्रेड लाऊंगा, बटर चाहिए तो खुद कमाओ। तो हमने यही डिसाइड किया कि अगर मुझे पढ़ना है तो मैं खुद को फाइनेंस करूंगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि कंप्यूटर का उस समय ज़माना था, सन 2000 की बात करें तो सबसे पहले मैंने अपने आप को कंप्यूटर कोर्स से किया। शाम के क्लासेस जाती थी, सुबह में स्कूल को ज्वाइन किया, PhD करती रही साथ। इस तरीके से सफ़र की शुरुआत हुई। तो ये जो लगन थी, ये जो जुनून था,
ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा हुआ जो मैं हर माँ को कहना चाहती हूँ और हर माँ को बताती हूँ जो भी मेरे संपर्क में आता है, कि बच्चों में ये बस यही चीज़ें सिखानी है कि बेटा स्वस्थ रहें, शिक्षित बने और स्वावलंबी बने। और अगर लड़कियाँ ये सीख लेती हैं शुरू से, अगर ये बात अगर आत्मसात कर लेती हैं, जो आप रोल मॉडल होते हो तो बच्चे जो होते हैं वो खुद ब खुद उसको आत्मसात करते हैं। मैंने स्कूल और कॉलेजेस को बराबर देखा है, हायर एजुकेशन में भी काम किया है, देश में काम किया और विदेश में भी काम किया है। ऐसे स्कूल में काम किया जहाँ बच्चों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े घरों से, इतने बड़े घरों से, उनको वो बड़े बड़े स्टेट संभालने थे। तो उनको पता है कि मैं चाहे आज 0 लाऊं चाहे 100 में 100 लाऊं, मुझे बनना तो CMD ही है अपनी कंपनी का। तो ऐसे बच्चों को एक राह दिखाना या एक उनमें सकारात्मक सोच पैदा करना कि भाई तुम्हारा काम केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है, मानवीय गुणों, मानवता को समझना भी है और देश के लिए भी कुछ सोचना है। उस दौरान फिर बच्चों में साथ लेकर के मैंने उनको गाँव में ले जाना शुरू किया। और शायद स्कूल में ये पहला मेरा जो स्टैंड था जिससे मुझे भी कुछ सीखने का मिला। वहाँ गाँव में जाकर जब उनकी आंखें खुलती थीं कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कितने हाथ में खाना लेकर खा रहे हैं, मिड डे मील्स लेके खा रहे हैं, पैरों में चप्पलें नहीं हैं, तो उनका नज़रिया बदलना शुरू हुआ। कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीड फ्रॉम द फ्रंट में होता क्या है? बेसिकली लीडरशिप है क्या क्वालिटी है, किस वजह। तो एक सच्चा लीडर वो है जो बाकी अन्य लीडरों को पैदा करता है। हर एक बच्चे को या हर एक अपने आप के साथ काम करने वाली टीम को एक लीडर की तरह से देखता है, उसमें उन गुणों का समावेश कराता है, उनको मौका देता है आगे बढ़ने का, उनको मौका देता है डिसीजन मेकिंग का। जब आप ये देते हैं, आप महसूस करते हैं ग्रेजुअली स्लोली, एक्चुअली जब बच्चे कह लीजिए या साथ काम करने वाले आपके सहभागी कर लीजिए, जब सब कुछ खुद करना शुरू कर देते हैं, एक समय आता है जब आप पीछे हटकर बड़े आसानी से उनको आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। अशोक भौमिक प्रसिद्ध पेंटर तो हैं ही, कला इतिहास लेखन में भी उनका पुस्तकों के माध्यम से योगदान है। उनकी कार्य यात्रा को हाल ही में 50 वर्ष पूरे हुए। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे पास हैं 2 किताबें, चित्रकला, चित्र और चित्रकार, और दूसरी किताब है भारतीय चित्रकला का सच। शुरुआत होते ही एंड्रू वायथ, लुआय कयाली, पामिजियानिनो, पिकासो, जूल्स ब्रेटन से लेकर विस्तृत भारतीय शैलियों के उद्भव तक इसमें जिक्र है। सबसे पहले ये बताइए कि अब इसका सार क्या निकलता है? आपने तो मतलब एक विश्व का एक दौरा करा दिया सबको, क्या सार निकलता है इस किताब का? जहाँ तक आपने विश्व के बारे में बात की, चित्रकला दरअसल अगर आप गौर करें, चित्रकला एकमात्र कला ऐसी है जो वैश्विक है। जहाँ पे शब्द की बात हम करते हैं तो उसके साथ स्वतः भाषा आके जुड़ती है। जब आप कविता लिखते हैं तो आप बंगला में कविता लिखते हैं, और मैं उर्दू में लिखता हूँ, और कोई फ्रेंच में लिखता है। तो इसका मतलब कविता के बावजूद भी हम एक दीवार तो खड़ी करते ही करते हैं भाषा में, एक दूरी तक हम अपनी भाषा में जाते हैं, फिर दूसरी भाषा के जानने वाले लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो एक मनुष्य में, एक इंसान में दूसरे इंसान के बीच में कहीं ना कहीं एक दूरी तो बनती है भाषा से। लेकिन चित्रकला जैसी है कि इसकी कोई भाषा यूँ नहीं है कि अंग्रेजी है। मुझे इस संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जब मैं कविता लिखता हूँ तो चूंकि मेरी मातृभाषा बंगला है तो शब्द मेरे पास बंगला में आते हैं और मैं कविता लिखता हूँ, लेकिन जब चित्र बनाता हूँ तो वो बंगला में नहीं आते। तो मैं उतना ही यूरोपियन आर्टिस्ट हूँ जितना कि यूरोप का आर्टिस्ट है। क्या खूबसूरत इसका मतलब ये है कि कहीं हमारी समझ में चित्रकला के बारे में प्राय हम लोग बात करते हैं, बहुत सरल आसानी से बात कर लेते हैं कि कलाओं के अंतर संबंध, जैसे कलाओं के बारे में बात करते हुए एक ही सांस पे हम कहते हैं कि रंग कर्म है, संगीत है, फिर साहित्य है, कविता है, संगीत, ये चित्रकला है। ये शायद ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि इन संकीर्णताओं को, मैं इस शब्द को स्ट्रेस दूंगा, सीमाओं को छोड़ के मैं संकीर्णता कहूंगा कि चित्रकला उसके कहीं ऊपर है। अगर आप देखेंगे चित्रकला में, कभी आप अभी मुझसे मेरी बात हो रही थी एक सज्जन से,
उन्होंने मुगल कला के बारे में बात की। अब एक इतिहास लिखते समय हम उसको कहेंगे कि ये मुगल कला है, इस सदी में अकबर के बाद से ये चित्रकार मुगल कला के कलाकार हैं। उसके बाद हम पहाड़ी कहेंगे, उसके बाद हम राजस्थानी कहेंगे। इस तरह से एक इतिहास की रेखा खींचने के लिए हम सीधे एक के बाद एक खींच सकते हैं। लेकिन जो दर्शक है, जो आम दर्शक है, जिससे इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो नहीं भी जानता है कि ये मुगल कला है, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और उसको अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस चित्र की व्याख्या हम करें शब्दों से, क्योंकि जब भी हम शब्दों से व्याख्या करेंगे, जब एक चित्र को हम समझाएंगे कि देखिए इस चित्र में जो है ये फला व्यक्ति बैठा हुआ है, ये राजा था, ये बादशाह था हिंदुस्तान का, और ये इसकी पगड़ी ऐसी है, तो इस पगड़ी से पहचाना जा रहा है, इस मुकुट से पहचाना जा रहा है कि अकबर है। तो ये जो व्याख्या आप कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि ये व्याख्या हम हिंदी में कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उस चित्र को हम हिंदी चित्र में तब्दील कर रहे हैं? क्योंकि अगर जो जर्मन व्यक्ति है, जो मराठी भाषी है, जो हिंदी नहीं समझता, उसके लिए फिर आपने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। जो वैश्विक था, जिसकी कोई भाषा नहीं थी, उसको आपने भाषा में बांधा। मैंने संकीर्णता शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि आज के तारीख में भी हिंदुस्तान में जब हम चित्र के जिस तरह के चित्र हम आसपास देखते हैं, उसमें आप देखिएगा कि एक नरेशन का, एक व्याख्या का, एक कंसेप्ट का, मैंने क्यों बनाया है चित्र, इसका बोलबाला बढ़ रहा। लोग जो हैं अपने चित्र के सामने खड़े होके 1 घंटा बोलते हैं, समझाते हैं। ये जो समझाने वाली बात है, अगेन मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर को उद्धृत करूंगा कि उन्होंने कहा था कि चित्र जो है वो समझने की चीज नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है। वन शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड ए पेंटिंग, यू शुड फील इट। अशोक जी, मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि आपने एक ऐसी खूबसूरत बात कही गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के हवाले से कि एक चित्र अनुभव करने की चीज है। मैं देर तक उन्हें निहारता रहा, मुझे पेंटिंग की समझ नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी पेंटिंग्स जो लोग पेंटिंग करना जानते हैं वो देखें, या मुझ जैसे अनभिज्ञ लोग भी? क्या उत्तर देंगे आप उसका? नहीं, इसका उत्तर तो बहुत साफ है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको अधिक से अधिक लोग माने कि जिस आज़ादी के साथ, जिस स्वतंत्रता के साथ मैं चित्र बनाता हूं, उतनी ही स्वतंत्रता के साथ, उतनी ही आज़ादी के साथ मेरा दर्शक उस चित्र को देखे। और इस देखने के जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके बीच में मेरे शब्द या मेरी उपस्थिति ना आए। क्योंकि चित्र को हम कैसे देखें ये मैं नहीं तय कर सकता। अगर मान लीजिए मैंने एक चित्र बनाया और उसके नीचे मैंने शीर्षक दिया कि एक अतीत की एक शाम, मान लीजिए मैंने लिखा, या किसी वसंत में ऐसा लिखा, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि साहब क्या खूबसूरत मैंने इसका शीर्षक बनाया। लेकिन इस शीर्षक के जरिए मैं आपके ऊपर आपका जो एक लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसको मैं छीन रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि मेरे चित्रों को आप देखिए तो इसी एंगल से देखिए जो मैंने तय कर दी है। अच्छा, ये गलत है। मुझे लगता है कि दुनिया के सभी चित्र मूलतः शीर्षक विहीन है, उसका शीर्षक संभव ही नहीं है। अगर आप मोनालिसा शब्द लिख रहे हैं चित्र के नीचे कि ये मोनालिसा है, या कि आप एक चित्र है जिसके नीचे लिखा है लास्ट सपर है, बावजूद कि आप लिख रहे हैं, ये संभव नहीं कि दुनिया का हर व्यक्ति उसको पढ़ सके। आप जानते हैं कि जैसे रामचरितमानस है, अगर आप देखेंगे कि लोग उसको कंठस्थ है उन लोगों को जो हिंदी शब्द को पहचान नहीं सकते, जिनका अक्षर ज्ञान नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि हम अपने लोगों को, जो हमारे आसपास हमारा समाज है, उसके बारे में गजब किस्म के अंडरमाइन करते हैं। उनको सोचते हैं कि भाई हम इनको पेंटिंग समझाएंगे, ये समझ नहीं पाएंगे, इनको स्कूल ले जाइए, पेंटिंग सिखाइए, सीखने के बाद ये देखने लायक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसी बातें हैं नहीं। अशोक जी, चित्रकला की वैश्विक उद्भव यात्रा को एक आम व्यक्ति जब देखता है तो ऐसा लगता है कि ये विधा जो है ये पुरुष प्रधान है, क्योंकि फीमेल पेंटर्स के नाम अगर कोई मुझसे ही पूछ ले कि कोई याद आ रहा है तुरंत, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे एक नाम याद आएगा, अमृता शेरगिल। लेकिन क्या हमारा अवलोकन सही है? कुछ हद तक नहीं, बिल्कुल कुछ हद तक नहीं, आपका अवलोकन बिल्कुल सही है। और इस मामले में विश्व के अन्य देशों को भी देखें, अगर उनको आप सामाजिक इतिहास की ओर नजर दौड़ाएं तो महिलाओं का स्थान जो था
वो घर के चार दीवारी के अंदर था। ये तो सच है कि चित्रकार नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि चित्रों में जितनी महिलाएं आई हैं उतनी महिला चित्रकार नहीं है। पुरुषों ने चित्र बनाए हैं, उसमें बार बार महिलाओं का चित्र है। और हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया में जब भी श्रम का सवाल आया है, आप जब भी देखेंगे, चाहे वो किस खेत में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे सड़क बनाने में हो, तो महिला और पुरुष दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इसके चित्र हमें बार बार मिलते हैं, केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर जगह मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष ने ये चाहा कि महिलाएं ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विश्व का जो कला इतिहास है उस पर अगर न भी बात करें, कम से कम अगर हिंदुस्तान का कला इतिहास जो है वो हिंदुस्तान की आधी आबादी का इतिहास है। इसने हमारे देश की कला को एक अपूर्णता भी दी है। हम इसमें कतई हम नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो हमारे भारतवर्ष की कला का इतिहास है। इसका 50% आबादी का इतिहास है, बाकी का तो हमें पता ही नहीं है। अमृता शेरगिल की भूमिका, अमृता शेरगिल की भूमिका को अभी तक हम लोगों ने पहचाना नहीं। हिंदुस्तान के 3000 साल 2000 साल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार अमृता शेरगिल है और रविंद्रनाथ टैगोर है। चूंकि इन लोगों ने अपने चित्र में कहीं पे भी कोई संदर्भ नहीं रखा। ये अपने को अभिव्यक्त करने का भी माध्यम है। जहां संदर्भ नहीं होंगे, दर्शक खुद तय करेंगे कि हम क्या देख रहे हैं। अशोक भौमिक जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। इसी सप्ताह राजधानी स्थित विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को अनूठी शोभा प्रदान की। मैं आशा करती हूँ कि ये अकादमी ऐसे कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेगी जो साधन संपन्न नहीं है। देवियों और स्वजनों, कला एवं कलाकारों ने भारत की विविधता को एकता के सूत्रों में पिरोने का कार्य किया है। ये कार्य करके हमारे कलाकारों ने संविधान में निहित मूल कर्तव्य का पालन भी किया है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति का महत्व समझे एवं उसका संरक्षण भी करे। साथ ही लोगों में समरसता एवं भाईचारों की भावना का निर्माण करना, हर प्रकार के भेदभाव को दूर करना तथा महिलाओं की गरिमा पर आघात करने वाली कुप्रथाओं को समाप्त करने भी नागरिकों के मूल कर्तव्य है। पिछला पखवाड़ा संस्कृति समाज की दृष्टि से कुछ खिन्न करने वाला भी रहा। कुछ ही दिनों के अंतर में कई विभूतियों ने इहलोक में अपनी अंतिम सांस ली। प्रख्यात विधिवेत्ता फली नरिमन, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज, रंगकर्मी राज बिसारिया और लेखिका उषा किरण खान का ऐसे चले जाना मानो एक खला पैदा कर गया। विनम्र नमन। अरे ये बहुत पुरानी बात है। मैं करीब 9 साल का था तब मेरे बड़े भाई मरहूम हमीद सायानी साहब, जो मेरे गुरु रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में ले गए थे। रेडियो की दुनिया के जादूगर अमीन सयानी को विनम्र श्रद्धांजलि। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता। 80 के दशक में लोकप्रिय इस सुकून भरे आवाज और अंदाज ने मानो अपने आप को स्विच ऑफ कर लिया। पंकज उधास को पत्रिका की विनम्र श्रद्धांजलि। 23 मार्च को है शहीद दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अदम्य साहस और बलिदान की। नई पीढ़ी के लिए ये देश के शूरवीर सिपाही हमेशा प्रेरणा का असीम स्रोत रहेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और सावित्रीबाई फुले के राष्ट्र निर्माण में योगदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। मनोज माइंडकर
और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।